यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। आज हम फिर से एक अनदर सेशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और आज हम फिर से आज हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस की जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग का, उसके लिए जो है ये वर्ड स्वैप के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो और फ्री के नंबर होते हैं अगर आपने इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखा। देखो, हमें पहला पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जैसे हमें डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। सो ये सारी कुछ चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें जो आपको पकड़ में आनी चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे कि कहाँ पे नाउन लगेगा, कहाँ पे वर्ब लगेगी, और वर्ब लगेगी तो कैसी लगेगी, एडजेक्टिव लगेगा तो आईएनजी वाला लगेगा या ईडी वाला लगेगा, ये देखने वाली बात होती है। दूसरा होता है हमें कॉन्टेक्चुअल लॉजिक पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब सेंटेंस बोल क्या रहा है। अगर हमें यही नहीं पता चला है कि सेंटेंस बोल क्या रहा है तो फिर आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, कि जैसे हमें पता चल गया है कि कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है, और हम ये भी देखेंगे कि अगर कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो जो ऑप्शन होगा ना, जैसे कुड के साथ बेस फॉर्म लगी है तो वो ऑप्शन जहाँ जहाँ होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा दे जाएंगे। ये अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे भी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द कमिटी डेलिब्रेट एक्सटेंसिवली बिफोर सबमिटिंग इट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स टू द मिनिस्ट्री। सो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा, कौन सा वर्ड चेंज होगा। कमेटी ने जो है बहुत ज़्यादा सोचा समझा है बड़े पैमाने पर फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है मिनिस्ट्री के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ने हमें बोले थे करने के लिए, है ना। मिनिस्ट्री को फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले जो है कमेटी ने बहुत बार सोचा बैंकिंग रिफॉर्म्स में जो भी चेंजेस किए गए थे, है ना। सो इसमें बेसिकली कोई भी चेंज नहीं है, इसका आंसर होगा नो स्वैप रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखिए कमेटी सिंगुलर है, कमेटी ने सोचा है, डेलिब्रेटेड किया, एक्सटेंसिवली एडवर्ब है और एडवर्ब को मॉडिफाई जो है डेलिब्रेट कर सकता है, तो यस ठीक है। और बिफोर है, प्रपोजिशन है, आईएनजी, आगे जो नाउन फॉर्म आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी तो सबमिटिंग हो जाएगा। और ऑफकोर्स रिपोर्ट को ही सबमिट किया जाता है तो सबमिटिंग। और जो भी लोग आर्टिकल पढ़ते होंगे, द हिंदू विकैबुलरी करते होंगे या फिर आर्टिकल करते होंगे तो उनको पता है कि बैंकिंग के साथ रिफॉर्म्स ही लगता है, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स, है ना, टू द मिनिस्ट्री। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन द बैंक अनवील्ड अ मोबाइल ऐप टेलर्ड फॉर रूरल कस्टमर्स। तो जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए जो है बैंक ने जो है सामने लेके आया है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जिसको बनाया गया है स्पेसिफिकली रूरल कस्टमर्स के लिए, जो कि गांव के लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। बताइए इसमें क्या वर्ड स्वैप किया जाएगा। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर दिए होंगे। सो यस, इसमें भी कोई भी करेक्शन नहीं है। देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन को किया है, बैंक ने कुछ किया है, क्या किया, अनवील्ड किया है किसी चीज़ को, आप सामने लेकर आए हो बेसिकली मोबाइल ऐप को, है ना, जिसको बनाया गया है। टेलर्ड का मतलब होता है कि बनाया गया है किसी चीज़ को, ठीक है, रूरल कस्टमर्स के लिए। सो इसमें भी नो स्वैप रिक्वायरमेंट। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, द कंपनी प्रोडक्टिविटी अ न्यू इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट एम्प्लॉय लॉन्च्ड एंड ऑपरेशनल आउटपुट। बताइए, आपको मैं टाइम दे रही हूँ कि इसमें क्या चेंजेस होंगे इस क्वेश्चन में, बताइए। सो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। सो कंपनी ने कुछ किया होगा यार। कंपनी के साथ देखो, कंपनी नाउन है और कुछ फिक्स सा भी नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा ना, है ना। तो कंपनी लॉन्च, देखो टू के साथ, अब मैंने एलिमिनेशन की बात करी थी ना, देखो टीओ टू के साथ बूस्ट लगा हुआ है ना, तो बूस्ट कहीं चेंज नहीं होगा, तो जहाँ पे भी बी ऑप्शन होगा ना उसको एलिमिनेट कर दो। देखो ये वाले को ऑप्शन कर दो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी एस को कर दो, यहाँ पे बी एस को कर दो, ऑटोमेटिकली हम अपने आंसर पे पहुँच गए। तो सी विल बी द राइट आंसर। द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल आउटपुट्स। तो कंपनी ने जो है लॉन्च किया है एक नया इंसेंटिव स्कीम को, एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है जी। ये होता है, दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट इज़ असेंशियल टू कर्व फाइनेंशियल फ्रॉड एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट्स। सो जो हमारे बहुत ही सख्त तरीके से रेगुलेटरी ने क्या किया है कि लागू किए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें हैं, ताकि रोक सकें जो फाइनेंशियल फ्रॉड है और हम प्रोटेक्ट कर सकें इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। बताइए इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम।
सो यस, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें किसी भी तरीके का वर्ड स्वैप की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट किया है बहुत ही। देखिए किसी भी जब भी कोई भी कड़े कदम उठाए जाते हैं तो उनको इन्फोर्स ही किया जाता है, उनको लागू किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है ना, तो इन्फोर्समेंट सही है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सो ये भी अपनी जगह सही है। फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना है, और टू के साथ देखिए पैरेललिज्म चल रहा है, टू कर्ब और टू प्रोटेक्ट, तो सी भी अपनी जगह सही है, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव करना है। सो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, सडन डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन एस्केलेटेड न्यू रॉ मटेरियल्स इम्पैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन्स। बताइए इसमें क्या चेंजेस होंगे। देखिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपकी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है, किसी भी तरीके का स्वैप ज़रूरी नहीं है। तो सडन डिसरप्शन जो अचानक से बाधाएं उत्पन्न हुई, अचानक से जो रुकावटें आई हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, इसकी वजह से बढ़ गए हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस, और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव कैपिटल इनटू इंजेक्ट डेवलपमेंट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं कुछ हैं, वो मैसिव कैपिटल को डाल रहे हैं किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ताकि इकोनॉमिक की ग्रोथ जो है अच्छी हो जाए, है ना, उसको इनकरेज कर सके। अब देखिए यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन मेथड काम आएगा। जैसा कि हमने बताया था TO2 के साथ जो है वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म क्या है, सिर्फ इंजेक्ट ही है। इंजेक्ट का मतलब होता है आप किसी में कोई चीज़ डाल रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली देखिए जहाँ पे बी है उसको देखिए, अब बी कहाँ पे है, यहाँ पे है बी, और ए में भी बी है और बी में भी बी है ना। बाकी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि सी और डी की हमें ज़रूरत नहीं है, डी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी जगह सही, इकोनॉमिक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और ग्रोथ यहाँ पे नाउन है। अब बात करते हैं द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंजेक्ट है, तो बी का ए के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा। सो ए बी के साथ बनेगा, क्योंकि देखिए प्लान्स टू इंजेक्ट ए मैसिव कैपिटल इनटू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए ही तो कैपिटल को इन्फ्यूज़ करोगे, इंजेक्ट करोगे। सो इसीलिए आंसर विल बी ए से बी का चेंज होगा। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन जो है आज का, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द रिटेल सेक्टर बाय इनेबलिंग सीमलेस एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बताइए इसमें क्या वर्ड स्वैप होगा, कौन सा आंसर सही है इसमें। ऑफकोर्स इसमें भी जो है हम देख लेते हैं। देखिए हम अभी बताया था हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो अपनी ING फॉर्म में आती है। सो यहाँ पे किसी भी तरीके की वर्ड स्वैप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस, और इसका आंसर भी नो करेक्शन नो स्वैप रिक्वायर्ड ही होगा। इसका आंसर पढ़ देती हूँ मैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने जो है एक तरीके से पूरी तरीके से बदल दिया है रिटेल सेक्टर को। इन्होंने जो है बहुत ही सीमलेस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिक्योर किया है। ओके जी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज पोजेस अ थ्रेट सीवियर सिग्निफिकेंट टू कोस्टल बायोडाइवर्सिटी एंड लोकल इकोसिस्टम। देखिए लोकल एडजेक्टिव है, इकोसिस्टम यहाँ पे नाउन है, तो सी को चेंज करने की तो देखिए सी को चेंज करने की तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। सी अपनी जगह सही है, तो जहाँ पे सी है भाई साहब उसको काट दो, यहाँ सी है काट दो, यहाँ पे सी है काट दो। ओके जी, सो क्लाइमेट चेंज पॉजेस, देखिए आ जो होता है आर्टिकल होता है वो नाउन के बारे में बताता है, तो एक और सीवियर एक थ्रेट तो है, सीवियर थ्रेट है, सिग्निफिकेंट। क्लाइमेट चेंज पॉजेस अ सिग्निफिकेंट सीवियर थ्रेट आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है और थ्रेट यहाँ पे आएगा। ओके, सो ए और बी का चेंज होगा। सो पहले बता देती हूँ, क्लाइमेट चेंज ने जो है सामने रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, एक बहुत ही जिसको आप इतना इंपॉर्टेंट है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा खतरा है कोस्टल डाइवर्सिटी के लिए और लोकल इकोसिस्टम के लिए। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी इट्स टाइट एंड पॉलिसी स्टैंड्स टू कंटेन परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सो सेंट्रल बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उन्होंने जो है पॉलिसी को जो है टाइटन करके रखा है, रोक दिया है, एकदम उस पर रोक लगा दी है पॉलिसी स्टांस के ऊपर। उन्होंने बहुत ही कड़े कदम उठाए गए हैं, उसको बहुत ही हार्ड कर दिया स्ट्रिक्ट तरीके से, ताकि रोका जा सके जो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं। सेंट्रल बैंक ने अपनी मॉनेटरी को किया है, टाइटन कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को सख्त बना दिया है, ताकि रोका जा सके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को। यहाँ पे किसी भी तरीके की करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेंटेंस अपने आप में ही सही है, ठीक है जी। सो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ द फर्म एलोकेटेड अ सब्सटेंशियल बजट टू एक्सीलरेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल
एंड इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। सो फर्म ने जो है एलोकेट किया है एक सब्सटेंशियल बजट है ताकि बढ़ा सके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और इनोवेशन को भी। सो यस, यहाँ पे भी 10वें क्वेश्चन में भी आपको किसी भी तरीके की स्वैप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर भी नो करेक्शन रिक्वायर्ड ही होगा। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन, inadequate sanitation facilities in primary healthcare centers compromise patient safety and hygiene standards drastically। so देखिए यहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इनएडिकेट हाइजीन से अगर सैनिटेशन, यहाँ पे सैनिटेशन हो सकता था, लेकिन हाइजीन देखिए जब ऐसा होता है जब कन्फ्यूजन होता है तो जो बेस्ट होता है उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे सेफ्टी है तो सेफ्टी के साथ सैनिटेशन ही वर्ड हमेशा आता है। अगर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े तो आपको ये बात ऑटोमेटिकली पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनएडिकेट हाइजीन फैसिलिटीज़ इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कॉम्प्रोमाइज पेशेंट सेफ्टी एंड सैनिटेशन। ओके जी, अगर आप अच्छी तरीके से अपर्याप्त तरीके से जो हाइजीन होती है अगर उनको सही तरीके से फैसिलिटीज़ जो होती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं यानी रोकती हैं और उनको पेशेंट की सेफ्टी को उनके सैनिटेशंस को जो कि ड्रास्टिकली बहुत ही तेज़ी से रोकते हैं। ओके, सो इनएडिकेट हाइजीन ए का सी के साथ चेंज होगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टार्टअप इन्वेस्टर सक्सेसफुली रेज्ड फंड्स फ्रॉम ग्लोबल वेंचर कैपिटल सिक्योर टू एक्सपेंड ऑपरेशंस, ठीक है जी। सो 12वें का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो एडवर्ब है और एडवर्ब को मॉडिफाई वर्ब करता है तो इसका आंसर होगा क्या। देखिए इसको क्या करेंगे, द स्टार्टअप सिक्योर्ड सक्सेसफुली रेज्ड फंड्स फ्रॉम ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर टू एक्सपेंड ऑपरेशन। सो इसका आंसर ए और सी होगा, ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुली को मॉडिफाई सिर्फ वर्ब ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा और इन्वेस्टर्स तो नाउन है, इसलिए ये चेंज होगा। ओके हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है राइजिंग इन्फ्लेशन कुड, देखिए कुड परचेजिंग कंज्यूमर इरोजन पावर एंड डैम्पन फेस्टिव मार्केट सेंटिमेंट्स। देखिए हमको पता है डू डज डिड मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो परचेजिंग तो इसके पास नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये नो करेक्शन रिक्वायरमेंट है ये एलिमिनेशन यही हो गया, ठीक है जी। अब देखिए डैम्पन अपनी जगह सही है, सेंटीमेंट अपनी जगह सही है। यार यहाँ पे एक आई थिंक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे इरोजन नहीं आएगा, इरोड आएगा, ये इरोड आएगा यहाँ पे, देखिए इरोड। देखिए राइजिंग इन्फ्लेशन कुड इरोड कंज्यूमर परचेजिंग पावर। कई बार हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं तो हम ये बोलते हैं कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है या बढ़ रही है। सो कंज्यूमर परचेजिंग पावर आएगा यहाँ पे, ए का बी के साथ चेंज होगा, ठीक है। आई एम सॉरी यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर हो गया और कुड के साथ बेस फॉर्म लगेगी। तो देखिए कुड इरोड एंड डैम्पन फेस्टिव मार्केट सेंटिमेंट्स। राइजिंग बढ़ती हुई जो महंगाई है इसकी वजह से कम होगी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर और कम होंगे जो जिस तरीके से हम जो है फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे इमोशंस ऐसे जुड़े होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन वो भी कम होगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ओके जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ हैवी मानसून रेन्स इनंडेटेड सेवरल लॉ लाइंग डिस्ट्रिक्ट डिसरप्टिंग रेल सर्विसेज एंड डिस्प्लेसिंग थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स। तो देखिए भैया रेजिडेंट्स को जो है डिस्प्लेस ही किया जाता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, जैसे असम में हमको देखने को मिली है। सो सी और डी तो अपनी जगह बिल्कुल सही है और अगर सी और डी अपनी जगह सही है तो एलिमिनेशन मेथड काम करेंगे। देखो सी और डी अपनी जगह सही है, डी अपनी जगह सही है, डी सी अपनी जगह सही है, तो ए बी पे हम ऑटोमेटिकली पहुँच गए। सो ए बी विल बी द राइट आंसर, हैवी मानसून रेन्स। ए बी भी ठीक है भाई। देखो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, हैवी मानसून की वजह से बारिश हुई है तो बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, तो इनंडेटेड भी अपनी जगह सही है। इनंडेटेड सेवरल लॉ लेइंग डिस्ट्रिक्ट्स डिसरप्टिंग रेल सर्विसेज, और सर ऑफकोर्स रेल सर्विसेज में बाधाएं उत्पन्न होंगी, रेल सर्विसेज जो है रुकेंगी ही रुकेंगी, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी आंसर जो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड ही होगा, ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन, द रेगुलेटरी अथॉरिटी इशूड अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस विद लेंडिंग गाइडलाइंस एंड रिस्क नॉर्म्स। तो भैया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग भेजी है कमर्शियल बैंक्स को। क्यों भाई साहब, उनके जो उन्होंने नियम बनाए हैं, नियम कानून बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाई, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है ना। यहाँ पे भी सब सही है, रेगुलेटरी ने इशूड किया है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया है, नॉन कंप्लायंस है, इसका आंसर भी जो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी होगा, ठीक है जी। और मैंने इनके सबकी आंसर्स जो हैं यहाँ पे लिख भी दिए हैं। अब आप सबके मन में ना एक क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन जो है
आए थे नो करेक्शन रिक्वायर्ड के, है ना, नो स्वैप रिक्वायर्ड, है ना, ये आया था। ये सेशन लाने का जो मेरा मकसद था आपके साथ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी कई बार ये चीज़ देखी, जो ऑप्शन ई होता है ना भाई साहब, ऑप्शन ई लगाने में ना अपने तोते उड़ जाते हैं। अपन को इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि हम ऑप्शन ई को मार्क कर सकें। लेकिन भाई साहब अगर क्वेश्चन दिया गया है, अगर एग्जामिनर ने, तो कई बार एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होता है, हम कई बार ये सोचते हैं यार ऑप्शन ई कैसे हो सकता है, नो करेक्शन रिक्वायरमेंट कैसे हो सकता है। तो आपको ये समझाने के लिए कि भाई ऑप्शन ई भी आंसर हो सकता है, इसलिए ये सेशन आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। जो भी आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपको ये कोशिश बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू genuinely like this video, don't forget to like, share and subscribe for the upcoming videos people। अब एक चीज़ और यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है कि जब भी आप व्हाट्सएप का क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हमें देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है, मॉनेटरी पॉलिसी, परचेजिंग पावर, हमें पता होता है कि ये फाइनेंशियल के साथ इंक्लूजन ही आएगा, मॉनेटरी के साथ पॉलिसी ही लगता है, परचेजिंग के साथ पावर ही लगेगा, कंज्यूमर परचेजिंग पावर ही लगेगा। ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी। ठीक है जी। हमें टाइम का जो टारगेट रखना है, व्हाट्सएप को करने में 5 व्हाट्सएप के क्वेश्चंस आते हैं, 1.5 से 2 मिनट में ये हमारे प्रीलिम्स लेवल के जो है निकल जाने चाहिए। क्योंकि हमें देखिए बस एलिमिनेशन मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है और किसका क्या यूज़ करना होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का। इससे हमारे स्वैप्स बहुत आसानी से हो जाते हैं। और अगर किसी का जो है, कई बार क्या होता है 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें स्वैप की ज़रूरत ही नहीं होती, आंसर करेक्ट होता है। जैसे कि आज मैंने बताया, जो मेरा एजेंडा था आज इस प्रैक्टिस सेशन को लाने का, कि आंसर ई को मार्क करने की हमें भाई साहब हिम्मत ही नहीं होती है, राइट। तो हमें आंसर ई मार्क करने का भी, क्योंकि देखिए ई भी ऑप्शन है, वो भी बोलता है भैया तुम मेरे को इतना इग्नोर काहे करते हो, है ना, मैं भी तो आंसर हो सकता हूँ ना, प्लीज़ मेरे को भी मार्क करो ना, तो ऑप्शन ई को भी मार्क करो। ठीक है। 20 से 30% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे ऑप्शन हमेशा ई होता है, और ऑप्शन ई लगाने की हिम्मत, ऑप्शन ई लगाने का जिगरा भाई साहब हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। अगर स्वैप नहीं हो रहा है तो फोर्स मत करो, ज़बरदस्ती का आंसर मत बनाओ। ओके। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेशन की PDF आपको जो है @yadavpooja_official पे मिल जाएगी। और जिन्होंने भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आपको सभी PDFs जो है, अपकमिंग नोटिफिकेशन सब कुछ जो है आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और फिर से मिलते हैं हम एक और प्रैक्टिस सेशन में, ऐसे ही इंग्लिश में, ताकि हम इंग्लिश के मार्क्स को और बूस्ट कर सकें, इंग्लिश को केक वॉक बना सकें। एक चीज़ और, चाहे वोकैबलरी हो, देखिए वोकैबलरी की बात करूँ, चाहे मैं क्लोज टेस्ट की बात करूँ, RC की मैं बात करूँ, अगर मैं फिलर्स की बात करूँ या व्हाट्सएप की बात करूँ, वर्ड यूसेज की बात करूँ, यहाँ पे अगर बात आती है, अटकती है, तो वो वोकैबलरी पे आके अटकती है। और वोकैबलरी अगर हमारी स्ट्रांग होती है तो हमारी रीडिंग स्किल्स भी धीरे धीरे बहुत अच्छे से ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाती है। हम हर एक क्वेश्चंस को जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है, अगर हमारी वोकैब अच्छी होती है तो हम उसको डील कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को। सो वोकैब को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 3-4 लिंक्स मिलेंगे, उन लिंक्स पे विजिट कीजिए गाइस। और डेली का टारगेट बना लीजिए अपने 3 से 4 वीडियोस देखने का, या 3 से 4 शॉर्ट्स देखने का। हार्डली 2-2, 3-3 मिनट्स की वीडियो है। आई रियली डोंट थिंक सो कि आप इतने बिजी हो देंगे 2 या 3 मिनट का टाइम निकाल पाते हैं, है ना। आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। और इंग्लिश जो होती है वो सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो आजकल हमारे डेली बेसिस पे हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी इन्हांस करती है, उसको भी इम्प्रूव करती है। सो उन सभी वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। और जो भी द हिंदू एडिटोरियल की जो आपको वीडियो अपलोड की जाती है प्लीज़ वो देखिएगा। और मैं कई बार मेरा भी एग्ज़ाम है यार, मैं कई बार टाइम से नहीं अपलोड कर पाती हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी पीपल। और थैंक यू सो मच जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, उन सभी का, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया पीपल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। आप लोग मेरे को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, उस सब के लिए भगवान हमेशा, भोलेनाथ हमेशा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।